नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है अदानी पावर। देखिए अदानी ग्रुप की एक पुराना कंपनी भी आप बोल सकते हैं और एक लार्ज कैप टाइप कंपनी भी बोल सकते हैं जिसका नाम है अदानी पावर। देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अदानी ग्रुप की हालत ही खराब हो गया था। उसके बाद कंपनी बहुत शानदार तरीके से परफॉर्मेंस करके जो इसका लाइफ टाइम हाई था उस लाइफ टाइम हाई को भी ब्रेक किया। अभी और एक कंपनी के ऊपर मतलब जो सिचुएशन है वो शायद बिगड़ता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि सेबी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया अदानी ग्रुप के ऊपर और वो भी अदानी ग्रुप के 7 कंपनीज के ऊपर आरोप लगाया। तो 7 कंपनी के ऊपर आरोप लगाया, वो आरोप क्या है वो सब कुछ डिटेल्स डेटा अभी तक मार्केट में नहीं आया है। तो एक मतलब एक रिपोर्ट भेजा है, एक नोटिस भेजा है अदानी ग्रुप के ऊपर और वो भी एक बातों के ऊपर वो बताया जा रहा है कि सेबी ने ये बताया कि कुछ कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ी चल रहा है, जिसके ऊपर सेबी ने क्या किया, अदानी ग्रुप के 7 कंपनीज के ऊपर नोटिस भेजा, उनमें से अदानी पावर भी है। तो बेसिकली शायद यही न्यूज के कारण कुछ दिनों से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, क्योंकि अदानी ग्रुप चलता ही इस तरीके से है, न्यूज बेसिस में कंपनी चलते रहते हैं बहुत बार, क्योंकि न्यूज अगर कोई भी नेगेटिव आए तो भारी भरकम गिरावट देखने को मिलेगा, अगर न्यूज पॉजिटिव हुआ तो एक अच्छा खासा जर्नी भी देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली मार्केट कैप के हिसाब से देखा तो 2,32,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है। आरओसी आरओई बेस्ड है, कंपनी की इनकम भी जबरदस्त है और कर्जा थोड़ा सा ज्यादा है, और भी ज्यादा कर्जा था। कितना कर्जा था मैं एक बार आपको बता भी दूं तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कंपनी के एक टाइम कर्जा कितना था, कंपनी की जो डेप्थ ऑफ इक्विटी था वो 2.69 के आसपास था, वो आज कर्जे को कम किया और इस करंट ईयर में और भी कम हो चुके हैं। तो बेसिकली कंपनी का कर्जा कम हुआ और आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम नेट इनकम जबरदस्त बढ़ चुके हैं। तो देखिए कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अभी जो सेबी ने आरोप लगाया उसको क्लारिफिकेशन तो अदानी ग्रुप को देना ही पड़ेगा। तो उनमें से देखा जाएगा कि अदानी पावर के ऊपर क्या सही में सब कुछ ठीक ठाक है, कि ऐसे ही कुछ चलता हुआ देखने को मिला है। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो सारा इन्फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरीके से डेटा के हिसाब से देखने को मिले। बाकी अदानी पावर के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है वो देखेंगे तो सेल्स का ग्रोथ हर साल में बढ़ता हुआ देखने को मिले, बेस्ट तरीके से सेल्स ग्रोथ बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे और नेट प्रॉफिट, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 13 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज 2,700 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। अभी देखिए एक चीज को नोटिस करना, जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो आपको देखकर लग रहा होगा कि इस बार क्वार्टरली कंपनी रिजल्ट कम किया, तो ऑब्वियसली कम तो हुआ मगर पिछले सालों के तुलना, पिछले क्वार्टर की तुलना से उतना खराब रिजल्ट नहीं हुआ, सेम टू सेम हुआ। मगर पिछले सालों से कंपेयर करूँ तो कंपनी का रिजल्ट ऑब्वियसली कम हुआ, बहुत कम हुआ। तो एज ए ईयर ऑफ ईयर बेसिस में बात करूँ तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में कोई भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। इतने दिनों से जो कंपनी सेल्स को ग्रोथ कर रहे थे वो आज प्रॉफिट को भी जो नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे थे, वो प्रॉफिट कोविड के बाद कंपनी पॉजिटिवली कंटिन्यूसली प्रॉफिट को जर्नी किया और इस बार तो उस कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया करीबन 20,000 करोड़ के आसपास। और यही सारे कारण के वजह से पहले से ही कंपनी के ऊपर एक जर्नी स्टार्ट हो चुके थे और मुझे एक ट्रेड मिला था वो कुछ इस तरीके से है, कफ विथ 100 पैटर्न्स का। और फाइनली इस तरीके से पैटर्न बनने के बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद देखिए एक जर्नी हुआ और टारगेट के नजदीक है। मुझे लगता है इजीली टारगेट वो अचीव कर सकते हैं, मगर सेबी ने जो आरोप लगाया उसके चलते थोड़ा सा तो नेगेटिव सेंटीमेंट होगा ही। बाकी देखा जाएगा इसका टारगेट कहाँ तक हो सकता है, किस लेवल तक हो सकता है। तो मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर बुलिश रहूंगा, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट कंपनी उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम लोग डीमार्ट नाम से जानते हैं। देखिए डीमार्ट बेसिकली एक ऐसी कंपनी है, तो इस कंपनी के ऊपर एक चीज को हमेशा नोटिस करना कि डीमार्ट इंडिया की एक पॉपुलर रिटेल ट्रेडिंग जो कंपनी है, रिटेल ट्रेडिंग जो बिजनेस है उनमें से नंबर 1 कंपनी है, क्योंकि इसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है 3,12,000 करोड़ के आसपास। और डीमार्ट का जो बिजनेस स्ट्रेटेजीज है वो सबसे हटके है। मान लेता हूँ रिलायंस बहुत तेजी से इस सेक्टर में काम कर रहा है और रिटेल सेगमेंट में रिलायंस हर हर दिन में 2 नया से नया मतलब जो इसका आउटलेट है
वो ओपन करते चले जा रहे हैं, जो डीमार्ट के लिए थोड़ा सा दिक्कत बन सकता है। फिर भी एक चीज़ को मैं आपको बता दूं, अगर दोनों कंपनी के कंपेयर किया जाए तो दोनों का जो एवरेज प्रॉफिट रेशियो है वो 15% के आसपास ही है। मतलब कितना भी कंपनी आउटलेट ओपन करे तो एवरेज जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 15% के आसपास ही है। तो इस हिसाब से दिखाए तो दो कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है। डीमार्ट भी कोई खराब काम नहीं कर रहा है, बहुत शानदार काम कर रहा है। और डीमार्ट के ऊपर इस बार जो क्वार्टर रिजल्ट है वो भी देखिए आपको शानदार देखने को मिलेगा। 10,000 करोड़ से 12,000 करोड़ तक बना। हाँ, कंपनी का क्वार्टर बेसिस में कंपनी का जो रिजल्ट है वो ऑब्वियसली मुझे लगा कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा खासा आएगा, तो यह जो एस्टीमेट था उस एस्टीमेट को कंपनी बीट नहीं कर पाए। एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाए जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट 460 से 563 करोड़ तक बना। मतलब नेट प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे कम होता देखने को मिला है। अभी कंपनीज के ऊपर एज ए देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है उसके बारे में चर्चा करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक के हिसाब से बात करूँ तो हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट तो है, मगर जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिला है वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर के पास है। तो इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसी सॉरी प्रोमोटर सबसे ज़्यादा है। तो प्रोमोटर के पास सबसे ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि प्रोमोटर जानते हैं इस कंपनी के ऊपर माल बेचना मतलब खुद के पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि इस कंपनी हाई ग्रोथेबल एंड हाई रिटर्न देने वाला कंपनी है। क्योंकि इस कंपनी का जो रिटर्न रेशियो है आपको सालाना देखा जाए तो 5 साल में 30% का रिटर्न दिया और 1 साल में 30% का रिटर्न दिया और 3 साल में 20% के आसपास रिटर्न दिया। सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको ठीक ठाक ही देखने को मिल जाएगा। और यही सारे कारण के वजह से कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा धमाका देखने को मिला। जब मैंने एक ट्रेड लिया तो मैंने आपके साथ भी शेयर किया कि शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद शानदार तरीके से टारगेट को वो अचीव करने का कोशिश किया और जो टारगेट बना है यहाँ पे 21% के आसपास। तो बेसिकली जो टारगेट बना है वो शानदार तरीके से टारगेट यहाँ पे बनने जा रहा है और मुझे लगता है कि इस टारगेट जो इसका लाइफ टाइम हाई है और जो प्रीवियस एक स्विंग रेंज है, मतलब जहाँ से कंपनी बिग फॉल दिखा है, जहाँ पे स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, उसी लेवल से कंपनी करेक्शन हो रहा है। तो हायर पॉसिबिलिटी है उसी लेवल से कंपनी उसी लेवल को टच करने की जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि जो पैटर्न यहाँ पे बना है ध्यान से इस चीज़ों को देखना, कुछ यू जैसे पैटर्न बना है। मतलब यहाँ से जो पैटर्न क्रिएट हुआ वो यू जैसे पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो मुझे लगता है अच्छा खासा यहाँ पे रिकवरी कंपनी कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इरिडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मुझे सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का बिजनेस जिस सेक्टर के ऊपर है, जिस स्ट्रेटजीज के ऊपर है, कंपनी इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने का चांसेस है। क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है कि जो कोल के माध्यम से जो पावर जनरेट किया जा रहा है उसको कम करके रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और टारगेट ये भी रखा गया है कि 500 गीगावाट का टोटल जो प्रोजेक्ट है पावर जनरेट का, और वो भी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर 2030 तक उसका टारगेट रखा गया है। तो इस तरीके से टारगेट जब रखा जाता है तो उस सेक्टर से जुड़े हुए जितने सारे कंपनीज है उसका ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उनमें से एक कंपनी है जिसका नाम है इरिडा, क्योंकि इरिडा जो रिन्यूएबल एनर्जी के है एनर्जी कंपनी है, और जितने सारे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है उसी को लोन देने का काम करते हैं। मान के चलिए कंपनीज कोई सोलर प्रोजेक्ट बिठाने वाले हैं तो उसके लिए लोन का जरूरत है, तो डायरेक्टली इरिडा आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। अभी कंपनी ये भी बता रहा है कि इतने दिनों से जो रेलवे गवर्नमेंट को वो लोन प्रोवाइड कर रहे थे, गवर्नमेंट कंपनी को लोन प्रोवाइड कर रहे थे, अभी कंपनी ये भी बता रहा है कि प्राइवेट भी लोन कंपनी जल्द से जल्द देना स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली कंपनी के परफॉर्मेंस जो है वो इस बार बहुत शानदार देखने को मिला। सेल्स का ग्रोथ बहुत शानदार है। देखिए मुझे एक दोस्तों ने बहुत शानदार कमेंट्स किए कि सर बार बार आपने क्वार्टरली रिजल्ट, सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, ये सारी चीज़ बार बार दिखाते रहते हैं, तो इसका बार बार देखने से मुझे क्या फ़ायदा होगा। देखिए आपको मैं अगर एक चीज़ बता दूँ, अगर आप जॉब पर्सन है, मान के चलिए अपने मंथ में 50,000 सैलरी अपने हर मंथ आपको मिला है, तो आप जब खर्चा करेंगे इसमें से आपका घर का खर्चा सब कुछ जो खर्चा करेंगे, तो उनमें जो पैसा है तो आप कैलकुलेट करके ही खर्चा करेंगे कि ऐसे ही खर्चा करना स्टार्ट कर देंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो हर व्यक्ति कैलकुलेशन करके ही खर्चा करते हैं। उस क्योंकि कैलकुलेशन ना करके अगर खर्चा करे तो मान के चलिए आपने जिस मंथ में 50,000 सैलरी मिला, उस मंथ में आपने एक 20,000 रुपया देकर एक घर में फ्रिज लेके आ गया, तो बाकी पैसे से तो आपका मतलब आपका जो फैमिली जो बाकी जो आपका घर चलाने का जो काम है उसके लिए पैसा तो कम पड़ जाएंगे। तो सोचने वाला बात है, आपको हमेशा कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हमेशा आप देखते रहते हैं कि अभी इतना खर्चा हुआ है तो इतना पैसा मेरे हाथ में है,
बाकी पूरा मंथ मुझे चलाना है। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उसी तरीके से किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने के लिए आपको सारे पॉइंट्स बार बार देखना है। क्या उसमें कुछ चेंजेस आए, क्या वो सही में ठीक दिशा में जा रहा है। अगर ठीक दिशा में जा रहा है तो उस कंपनी के ऊपर बने रहने का चांसेस है। अगर कंपनी का कुछ खराब परफॉर्मेंस आ रहा है तो उससे एग्जिट करने का एक आपको मौका मिलेगा। क्योंकि ऐसे बहुत एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। जैसे येस बैंक जब 400 के आसपास चला था, उसके बाद जब नेगेटिव न्यूज़ आया, जब राणा कपूर जी इस येस बैंक के ऊपर फ्रॉड किए, तब इस कंपनी शेयर गिर के 300 रुपीज़ तक आ गया। तब मैंने खुद इस न्यूज़ को देखकर रिसर्च करके मैंने एग्जिट कर लिया 100 रुपीज़ लॉसेस लेकर। मगर मेरे दोस्त ने उसके ऊपर बैठे रहे और वो माल कब कब बेचा, 100 रुपीज़ के नीचे माल बेचा। तो उसको कितना बड़ा घाटा हुआ आप सोच सकते हैं। तो कहने का मतलब है आप सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करिए। ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर काम मत करिए और सबसे इम्पोर्टेंस है मेरे बात सुनकर कभी भी निवेश मत करिए। क्योंकि मेरे बात सुनकर निवेश करेंगे तो आपको लॉसेस होने का चांसेस भी रहेगा। क्योंकि मुझे पता है कितना रिस्क लेना है, कितना कैपेसिटी लेकर मैं काम करूँ, कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी को सामने देखते हुए काम करूँ, वो सारे मुझे पता है। तो आप भी प्लीज़ काम करना चाहते हैं तो आपको जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करके काम करिए। मेरे तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए और उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके काम करिए। तो बेसिकली इरिडे के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट बना है, शोल्डर कम 2 बार सॉरी कफ के बाद 2 बार यहाँ पे हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। अभी देखिए मुझे लग रहा है और एक बार हैंडल पैटर्न क्रिएट करने के बाद ब्रेकआउट होने का चांसेस होगा। अगर इसको ब्रेकआउट करे तो अच्छा खासा एक टारगेट मिलने का चांसेस है। वो टारगेट निकल कर आएगा अराउंड अराउंड 27 सॉरी 33% के आसपास देखने को मिल सकता है। तो जब तक ब्रेकआउट ना होगा तब तक कोई डिसीजन मैं नहीं लूँगा। तो आप भी इस कंपनी को ऊपर फोकस रखिए और स्टडी करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जेएम बोरिस लिमिटेड, जो बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है 1300 करोड़ का। तो कंपनी जल्द से जल्द आपको बोनस देने का अनाउंसमेंट करने जा रहा है और वो भी 1:4 रेशियो का। मतलब हर 4 शेयर में आपको 1 शेयर बोनस के हिसाब से मिलने वाला है। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।